दोस्तों, क्या हाल है। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 4 सेल ऑफ गुड्स एक्ट। तीनों यूनिट्स हमने कवर कर ली है और काफ़ी शॉर्ट क्विक रिवीजन करके हमने कवर की है। फोर्थ यूनिट भी हम ट्राई करेंगे हाफ एन आवर में क्लोज कर दें, ठीक है। दिस यूनिट टॉक्स अबाउट अनपेड सेलर। अनपेड सेलर बोले तो जो सेलर जिसको पेमेंट नहीं मिला है, मतलब गुड्स की डिलीवरी वगैरह हो गई है लेकिन पेमेंट नहीं मिला है। देखो, अनपेड सेलर कब बोला जाएगा? द सेलर ऑफ गुड्स इज डीम टू बी अनपेड व्हेन, क्या दो कंडीशन, होल ऑफ प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड और टेंडर्ड और द सेलर हैड एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन फॉर द प्राइस। मतलब बात हुई थी कि डिलीवरी हो उस टाइम पे प्राइस दे देना, या फिर मान लो आज प्राइस पेमेंट करो, डिलीवरी 1 महीने बाद मिलेगी। दोनों केस में सेलर को पेमेंट नहीं मिला है तो वो अनपेड सेलर बोला जाएगा, ठीक है। फिर व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड एज कंडीशनल पेमेंट, मतलब क्या कि पेमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक या किसी के थ्रू होगा, ठीक है। एंड द कंडीशन ऑन विच इट वॉज रिसीव्ड हैज़ नॉट बीन फुलफिल्ड बाय द रीजन ऑफ डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मतलब वो डिसऑनर हो गया। मान लो हमने बिल ड्रॉ किया था लेकिन बिल डिसऑनर हो गया, मतलब पेमेंट अपना पेंडिंग रह गया, तो हो गया अनपेड सेलर, ठीक है। फिर अब देखो क्या बात है, ये बोला है इसने, द टर्म सेलर इंक्लूड्स एनी पर्सन हु इज इन पोजिशन ऑफ सेलर और इंस्टेंस एन एजेंट ऑफ सेलर और टू हुम बिल ऑफ लेडिंग हैज़ बीन इंडोर्स, मतलब कि अगर किसी पे बिल ऑफ लेडिंग इंडोर्स हो गई है, या सेलर या फिर सेलर का एजेंट। अगर मान लो जैसे फ्रेंचाइजी बिजनेस हम देखते हैं, तो फ्रेंचाइजी बिजनेस में क्या, लेट से मैकडी का जो भी है अपना फ्रेंचाइजी मॉडल चलता है, तो अगर मैकडी की मान लो इंदौर की फ्रेंचाइजी को अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है तो वो एक तरीके से मैकडी जो मेन ओनर है उनका एक तरीके से एजेंट ही है, फ्रेंचाइजी है, तो वो माना जाएगा कि अनपेड सेलर है वो, ठीक है। तो एजेंट या किसी के मतलब रिप्रेजेंटेटिव को भी अगर पेमेंट नहीं मिलता है सेलर के, तो वो अनपेड सेलर की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर बोले तो कि क्या क्या उसको राइट्स मिलेंगे, क्या क्या बायर के अगेंस्ट उसके राइट्स होंगे, ठीक है। पढ़ते हैं एक एक करके। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स, नॉट विद स्टैंडिंग दैट द प्रॉपर्टी इन गुड्स मे हैव पास टू द बायर, द अनपेड सेलर मे बाय इम्प्लीकेशन लॉ क्या क्या कर सकता है, लेन ऑन द गुड्स फॉर द प्राइस वाइल ही इज इन पोजेशन ऑफ देम, मतलब अगर गुड्स जो हैं उनका लेन कर सकता है अगर खुद की पोजीशन में है, तो पोजीशन में नहीं रहा तो लेन नहीं कर सकता। लेन मतलब कि खुद गुड्स को रोक ले, खुद गुड्स का कंट्रोल ले ले और बायर को ना दे, तो वो जब अगर कंट्रोल में होंगे तब रोकेगा ना, ऐसे ही थोड़ी रोक सकता है, ठीक है। फिर इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट, मतलब गुड्स ट्रांजिट में थे, हमने बायर के लिए भेज दिए थे, लेकिन जैसे मान लो दिल्ली टू मुंबई हमने गुड्स भेजे, दिल्ली से निकला जयपुर तक ही गुड्स पहुँचे हैं लेकिन जाना मुंबई तक था, और न्यूज़ आ गई कि भाई बायर तो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, क्यों, क्योंकि कोई बड़ा लॉस वगैरह हो गया था उसको, तो अब उसको रीपेमेंट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो हमने जयपुर से गाड़ी रिटर्न बुला ली, क्या स्टॉप कर दिया ट्रांजिट में, ठीक है। फिर राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय एक्ट, मतलब रीसेल, जैसे राइट ऑफ रीसेल एज लिमिटेड बाय एक्ट, मतलब वो रीसेल वगैरह कर सकता है क्योंकि बायर तो देगा नहीं पेमेंट, तो वो रीसेल कर सकता है, ठीक है। अगर गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई है तो, अगर गुड्स की डिलीवरी हो गई है तो बायर से छीन के रीसेल नहीं कर सकता है, ठीक है। वो फिर उसको पेमेंट करना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, वो वाला केस चलेगा अपना, ठीक है। राइट ऑफ सेलर, अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स, क्या अगेंस्ट द गुड्स क्या होगा, अगर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ बीन पास टू बायर या प्रॉपर्टी इन गुड्स नॉट पास टू बायर, तब ये अलग अलग हम पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ते हैं राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स। अगेंस्ट द गुड्स क्या, सिंपल सी बात है, गुड्स का क्या कर लोगे आप, अगर आपको पेमेंट नहीं मिला तो आप गुड्स का क्या कर लोगे, लेन कर लोगे। अगर मान लो ट्रांजिट में थी, मतलब अपन ने यहाँ से ट्रांसपोर्ट दिल्ली तो मुंबई भेज दिया था, रास्ते में पता चला कि बायर जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया है या बायर के इंटेंशन नहीं है पेमेंट करने के, दूसरे के साथ भी उसने धोखा किया है, तो गुड्स रोक सकता है, राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट, ठीक है। अब क्या लीन एक्सरसाइज कब करेगा, ये चीज़ समझना। When the goods have been sold without any stipulation of credit, मतलब केस सेल पे किया है हमने, कोई क्रेडिट की कंडीशन नहीं रखी कि 2 महीने बाद दे देना, 1 महीने बाद दे देना। उस केस में क्या होगा कि भैया अगर तुमने कंडीशन नहीं रखी तो क्या होता है, या तो तुम 1 महीने बाद दे देना मैं एग्री करूँ, या फिर तुमने मेरे को गुड्स दिए हाथों हाथ पेमेंट करना पड़ेगा, केस सेल। तो अगर केस सेल का केस है और गुड्स ले लिया तो वो अनपेड सेलर हो गया, मतलब केस देना बाकी है, ठीक है। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट बट टर्म्स ऑफ क्रेडिट एक्सपायर्ड, 3 महीने की बात हुई थी, 3 महीने बाद पेमेंट देना, आज गुड्स ले जाओ, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, सामने वाले ने पेमेंट नहीं दिया, मतलब टर्म्स ऑफ क्रेडिट हैज़ एक्सपायर्ड, ठीक है। बायर बिकम इंसॉल्वेंट, मतलब बायर की पेइंग कैपेसिटी नहीं बची अब, ओके। तीनों चीज़ें काफ़ी सिंपल थी, है ना, ये थोड़ा सा याद कर लेना, ये कभी कभी केस स्टडी बना के पूछ लेता है इसे, ठीक है, ओके। फिर आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, डिलीवरी।
देखो अगर आपने पार्ट डिलीवरी कर दी है सेलर ने, तो जैसे मान लो मुझे 10 पेन्स भेजने थे, मैंने 4 पेन भेज दिए हैं, 6 और बचे। अब सामने वाला मुझे पेमेंट नहीं दे रहा है 4 का, तो मैं बाकी के जो 6 पेन मेरे पास है उनकी डिलीवरी में रोक सकता हूँ। ऐसा तो बेसिक बात है ना। तुमने 4 पेन दे दिए, वो सामने वाला पेमेंट नहीं दे रहा है, मतलब उसके इंटेंशन दिख गए, तुम 6 पेन और पानी में थोड़ी डालोगे। बेसिक चीज़ें है, तो मतलब उसमें लोग की, मतलब मैं यही बोलता हूँ, मेरा यही मानना रहता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल होता है। कहीं कहीं थोड़ा बहुत होता है कि रट्टाफिकेशन वाला हो जाता है, अदरवाइज मोस्टली लो लॉजिकल ही होता है। आराम से अगर पढ़ोगे तो कवर हो जाएगा और इतनी दिक्कतें नहीं आएगी। अगर मतलब रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा प्रोविजंस पढ़ो, कीवर्ड्स याद करो, बाकी काम निकल जाता है। ठीक है, अब आता है हमारा टर्मिनेशन ऑफ लीन। लीन टर्मिनेट कब होगा, मतलब आपने गुड्स रोक लिए, अब गुड्स छोड़ने कब पड़ेंगे, या जो भी केस। ही डिलीवर्स द गुड्स टू अ कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन टू द बायर विदाउट रिजर्विंग राइट ऑफ डिस्पोजल। मतलब गुड्स हमने दे दिए, दिल्ली से मुंबई भेजने थे, दिल्ली से गुड्स निकल गए, अब कैरियर को दे दिए और हमारे पास राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं है, मतलब अब गुड्स का हमने कंट्रोल खो दिया। अपन ने 3rd यूनिट 2nd यूनिट सब में बढ़ा था कि अगर राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखता है कौन, सेलर, मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स टू बायर। अब प्रॉपर्टी अगर बायर को ट्रांसफ़र हो गई तो वो लियन एक्सरसाइज कर सकता है क्या, नहीं कर सकता है। तो राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, बायर और इज एजेंट लॉफुली ऑब्टेन्स पोजीशन। बायर या उसके एजेंट ने अगर ऑब्टेन कर ली पोजीशन तो भी उस केस में भी सिंपल लीन एक्सरसाइज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि आपकी कंट्रोल में गुड्स नहीं रहे हैं। ठीक है, फिर सेलर वेव्ड द राइट। सेलर ने बोल दिया मैं राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज ही नहीं करूँगा, तो फिर कैसे कर सकता है, खुद ने ही वेव किया राइट। ठीक है, बाय स्टॉपल, मतलब सेलर सो कंडक्ट हिमसेल्फ दैट ही लीड्स थर्ड पार्टीज टू बिलीव दैट लीन डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब थर्ड पार्टी को और सबके सामने वो बोल रहा है कि लियन में करता ही नहीं हूँ, लियन तो एग्जिस्ट होता ही नहीं, ऐसा तो मेरा कुछ करने का इंटेंशन भी नहीं है। मतलब तुमने बोल दिया दूसरों के सामने। ठीक है, अब क्या एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब लीन कब एक्सरसाइज हो जाएगा। ठीक है, ये 4 केस में लीन एक्सरसाइज नहीं हो पाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, देखो 2-3 चीज़ें, ये मतलब काफ़ी छोटी यूनिट है लेकिन इंपॉर्टेंट यूनिट है, आराम से यहाँ से स्कोर कर सकते हो और यहाँ से मार्क्स गवा भी सकते हो, तो दोनों चीज़ का ध्यान रखना। अब क्या बोल रहे हैं, अगर कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि पेमेंट रिसीव कर दो, ठीक है, मतलब जैसे क्या होता है, बायर और सेलर की लड़ाई हुई, ठीक है, बायर इधर सेलर इधर, दोनों की लड़ाई हुई, कोर्ट में मैटर चला गया क्योंकि पेमेंट नहीं कर रहा था। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, बायर भाई सेलर को पेमेंट कर देना। सेलर भाई गुड्स दे देगा क्या, नहीं। जब उसके अकाउंट में आ जाएगा, पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा, चेक उसको मिल जाएगा, तब जाके वो गुड्स रिलीज़ करेगा, उससे पहले तक गुड्स रिलीज़ नहीं करेगा। कंक्लूजन इतना सा है। ठीक है, फिर आता है राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट। अब राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है, राइट टू लीन का एक्सटेंडेड वर्जन। मतलब राइट टू लीन कब तक हो सकता है, जब तक आपके कंट्रोल में गुड्स है। अगर आपने जैसे कैरियर को, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिए और आपने राइट ऑफ डिस्पोजल नहीं रखा, तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर्स टू बायर। ठीक है, इस केस में राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दी बायर को। लेकिन अगर आपने राइट ऑफ डिस्पोजल रख लिया, मतलब कंट्रोल रख लिया, जब तक बायर को डिलीवरी नहीं मिली तब तक सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलर के राइट्स रहेंगे। उस केस में दिल्ली तो मुंबई जा रही है, तो मुंबई पहुंचने तक के जितने भी ड्यूरेशन है उसमें जो है सेलर जो है वो राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट रख सकता है, यूज़ कर सकता है। क्यों, क्योंकि उसके पास राइट ऑफ डिस्पोजल था। ठीक है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स द राइट ऑफ स्टॉपिंग द गुड्स वाइल दे आर इन ट्रांजिट टू रीगेन द पोजीशन एंड टू रिटेन देम टिल द फुल प्राइस इज पेड। ओके, ये पूरा वही चीज़ें हैं, मैं रीड नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको लॉजिक समझा दिया। आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फुल, देखो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब होगा, ये कंडीशंस अगर फुलफिल होगी, सेलर मस्ट बी अनपेड, अनपेड होगा तभी वो करेगा, ऑब्वियस सी बात है। फिर गुड्स ट्रांजिट में होना चाहिए, गुड्स ट्रांजिट से पहले हुए तो वो राइट ऑफ लीन की डेफिनेशन में आएगा, ट्रांजिट में हुए तो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट की डेफिनेशन में आएगा। बायर इंसॉल्वेंट होना चाहिए, बायर इंसॉल्वेंट हुआ तभी तो पेमेंट की दिक्कत आ रही है, तभी तो अपन एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ही मस्ट हैव पार्टेड द पोजेशन ऑफ गुड्स, मतलब पोजेशन ऑफ गुड्स उसने सामने वाले को दे दिए, किसको, ट्रांसपोर्टर को। ट्रांसपोर्टर को नहीं दिए होते तब तक राइट ऑफ लीन होता है, ट्रांसपोर्टर को देने के बाद राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। बढ़िया, सही जा रहे हो। राइट इज सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ द एक्ट, मतलब इस जो भी एक्ट के प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग देख के चलना पड़ेगा, अदर कोई रोल ब्रेक तो नहीं हो रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, मतलब जब तक आपने कैरियर या अदर बेली किसी को भी हैंड ओवर किया है कि बायर तक गुड्स पहुंचा दे और बायर की पोजीशन जाए, तब उस जितने भी पीरियड है, जैसे मान लो आज है लेट से 5 तारीख, ठीक है, तो 5 तारीख को हमने गुड्स कैरियर को दिए और 7 तारीख को गुड्स बायर को पहुँचे, 7 तारीख को शाम को 6 बजे पहुँचे,
तो सुबह यहाँ से जब निकले और वहाँ 6 बजे तक पहुँचे, इतने पीरियड को क्या बोला दिया था, ट्रांजिट में है गुड्स। ठीक है। व्हेन डज ट्रांजिट कम्स टू एंड, ट्रांजिट खत्म कब होगा, देखो बायर या उसका अदर बेली ने डिलीवरी ऑब्टेन कर लिया। ठीक है। फिर बायर ऑब्टेन डिलीवरी बिफोर अराइवल गुड्स एट डेस्टिनेशन, मतलब बीच में कहीं रोक के बायर ने डिलीवरी ले ली तो भी ट्रांजिट खत्म हो जाएगा। इंटरसेप्शन विद और विदाउट कंसेंट ऑफ कैरियर, क्यों, क्योंकि कैरियर की कंसेंट उसको ज़रूरी नहीं है, क्योंकि सेलर का इंटेंशन क्या था, बायर को पहुंचाना, और बायर का इंटेंशन क्या था कि मेरे को गुड्स लेना है, तो कैरियर को बहुत ज़्यादा इज्जत नहीं मिलेगी इसमें। ठीक है। फिर कैरियर और अदर बेली एक्नोलेजेस टू द बायर और हिज एजेंट दैट ही होल्ड्स द गुड्स एज सून एज द गुड्स आर लोडेड ऑन द शिप अनलेस, मतलब क्या, अब अगर बायर का ही बंदा है और बायर ने जैसे ही बायर के बंदे ने अगर गुड्स लिया, कैरियर ने या फिर बायर के अदर बेली ने गुड्स लेते से ही बायर को फ़ोन कर दिया कि भाई मेरे पास गुड्स आ गए, मतलब ट्रांजिट खत्म, अब प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू द बायर। ओके। कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर, अब कैरियर ने डिलीवरी करना ही खत्म कर दिया, मतलब कि मैं डिलीवरी नहीं करूँगा, लेकिन ट्रांजिट तो खत्म हो गया ना, बायर तक गुड्स पहुँच गए, या फिर बायर के जहाँ लोकेशन थी वहाँ तक तो गुड्स पहुँच गए, मतलब ट्रांजिट खत्म। फिर गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर हायर्ड बाय द बायर, मतलब बायर ने हायर किया तो उसको ही दे दिया, फिर भी खत्म। फिर पार्ट डिलीवरी मेड टू द बायर, ट्रांजिट विल कम टू एंड फॉर द रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन। अब देखो आपने अगर पार्ट डिलीवरी भी कर दी है तो गुड्स डन माने जाएंगे रिमेनिंग गुड्स की। ठीक है। मतलब आपने मान लो जैसे 10 पेन यहाँ से वहाँ पहुँचाने थे, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, और आपने मान लो 4 पेन्स अभी पहुँचाए, 6 पेन्स बाकी है, लेकिन 4 भी अगर डिलीवर हो गए ना तो ट्रांजिट एंड माना जाएगा बाकी गुड्स के लिए भी। क्यों, क्योंकि जो ऑर्डर था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसका कुछ पार्ट पहुँच चुका है तो बाकी भी पहुँचाना ही है, वैसा वाला। गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिप चार्टर्ड बाय द बायर द ट्रांजिट कम टू एंड, मतलब क्या, अगर बायर की चार्टर थी जिसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब गुड्स वहाँ तक पहुँचा दिए, तो बायर की जिम्मेदारी, तो गुड्स ट्रांसफ़र हो गए, ट्रांजिट कम्स टू एंड। बढ़िया। हाँ, फिर क्या बोल रहे हैं, हाउ स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज इफेक्टेड, मतलब स्टॉपेज इन ट्रांजिट होगा कैसे, देखो द अनपेड सेलर में एक्सरसाइज हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट ईदर बाय टेकिंग एक्चुअल पोजीशन और बाय गिविंग नोटिस ऑफ हिज क्लेम टू द कैरियर, मतलब क्या होगा, अनपेड सेलर या तो खुद पोजीशन ले ले या फिर कैरियर को बोल दे कि भाई ये गुड्स रोक लेना, बायर को मत देना, मतलब स्टॉप करने का राइट एक्सरसाइज हो गया। ठीक है। When notice of stoppage in transit is given by the seller to the carrier or other bailey in possession of the goods, he shall re-deliver the goods to और अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन ऑफ द सेलर। क्या, अब देखो मान लो दिल्ली से जयपुर तक गुड्स पहुंच गए थे, मुंबई पहुंचाने थे, तो जयपुर मैंने फ़ोन लगाया, भाई ये तो नहीं देगा पेमेंट, ये तो इंसॉल्वेंट हो गया, मुझे मेरा गुड्स ला के रिटर्न दे दे। तो जयपुर से रिटर्न आने का खर्चा, जो एक्सपेंसेस है, वो कौन बेयर करेगा, सेलर। क्यों, क्योंकि सेलर के राइट पे कैरियर रिटर्न लाया, अदरवाइज वो पहले भेज रहा था। ठीक है। तो वो जो एक्सपेंसेस है वो भी कौन बेयर करेगा, अपना सेलर बेयर करेगा। ठीक है। और कैरियर का क्या मतलब ड्यूटी होगा, कैरियर की ये ड्यूटी होगी कि जाके सेलर को गुड्स रिटर्न कर दे। ठीक है। हो गया समझ में, आ गया समझ में। अब ये डिस्टिंक्शन बहुत इजी है, एक बार रीड आउट कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान रख के चलना कि यहाँ से आ सकता है। ओके चलो, एसेंस ऑफ राइट ऑफ लीन इज टू रिटेन या फिर रीगेन। रिटेन मतलब गुड्स हमारे कंट्रोल में थे, हमने छोड़े ही नहीं। रीगेन मतलब गुड्स हमने छोड़ दिए थे, फिर रिटर्न, ट्रांजिट से रिटर्न लेके आ गए। ओके। फिर पोजेशन ऑफ गुड्स अंडर लीन वाइल, हाँ देखो क्या होता है, सेलर अब गुड्स के पोजेशन में लीन में, लेकिन स्टॉपेज एंड ट्रांजिट के केस में सेलर ने छोड़ दिया था, फिर से रीगेन कर रहा है। सेलर पार्टेड वेज विद द पोजेशन शुड बी विद द कैरियर एंड बायर नॉट एक्वायर्ड द पोजेशन। बायर ने अगर पोजेशन एक्वायर कर लिया तो ट्रांजिट ही खत्म हो गई, ट्रांजिट खत्म हो गई तो राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कहाँ से आएगा, बेसिक सी बात है। ओके। राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज्ड इवन व्हेन द बायर इज नॉट इंसॉल्वेंट। देखो राइट टू लीन जो है वो बायर इंसॉल्वेंट नहीं भी हुआ तो भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन कैरियर को एक बार दे दिया तो कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि बायर इंसॉल्वेंट होगा तभी राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज किया जाएगा। बढ़िया। फिर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट बिगिंस व्हेन द राइट ऑफ लीन एंड्स। ऑब्वियस सी बात है, एक्सटेंशन मैंने पहले ही बोला था, तो मतलब जैसे ही आपने पोजीशन छोड़ा मतलब राइट ऑफ लीन खत्म हो गया, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। वो कब खत्म होगा, जब बायर पोजीशन में गुड्स को ले ले। बढ़िया। फिर राइट ऑफ लीन कम्स टू एन एंड एज सुन एज द गुड्स गो आउट ऑफ पोजीशन ऑफ द सेलर। बिल्कुल परफेक्ट। राइट ऑफ स्टॉपेज कम्स टू एन एंड व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द बायर। वाह यार, बिल्कुल एकदम पहले अपन ने बोल दिया, कोई बात नहीं, बढ़िया चल रहा है। समटाइम इट इज सेड दैट राइट टू स्टॉपेज स्टॉपिंग द गुड्स इन ट्रांजिट इज नथिंग बट एन एक्सटेंशन ऑफ राइट ऑफ लीन। बिल्कुल परफेक्ट, चलो बढ़िया जा रहा है, कोई दिक्कत, बिल्कुल एक नंबर। ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ सब सेल। ओके, इफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेस्ड बाय द बायर। देखो ये पढ़ते हैं हम,
सेलर कैन गुड, ठीक है, एक मिनट, ये पहले रीड आउट कर लेते। द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड क्या बाय द बायर सेलिंग और प्लेजिंग द गुड्स अनलेस द सेलर इज असेंटेड टू इट। मतलब अगर सेलर ने असेंट कर दिया, बायर को परमिशन दे दी, तो सामने बायर आगे गुड्स को बेच सकता है, ऐसा बोल रहा है, ठीक है। दिस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट सेकेंड बायर कैन नॉट स्टैंड इन बेटर पोजिशन देन हिज सेलर। मतलब अब देखो क्या होता है, अगर मान लो हमने राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट अगर कर दिया, ठीक है, और बायर ने आगे गुड्स बेच दिया, तो बायर बोल रहा है भाई क्या कर रहा है, तुमने मेरे को गुड्स देने की बात बोली थी, तो मैंने गुड्स आगे बेच दिए, तो अब मुझे गुड्स पहुँचेंगे तब मैं आगे बेचूंगा, वरना मुझे तो डैमेजेस पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये बोलता है क्या सेलर कि या तो इंसॉल्वेंट नहीं होता, या तो मान ले तेरे इंटेंशन गलत नहीं होते, तो मैं राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज ही नहीं करता। अब मैंने अगर एक्सरसाइज कर लिया है, तो अब बेटर टाइटल ट्रू ओनर को किसके पास है, मेरे पास है। ट्रू ओनरशिप किसके पास है, सेलर के पास है। तो सेलर के पास राइट होगा, और जो सेकंड बायर है, मतलब बायर ने सेकंड बायर मतलब थर्ड पार्टी को अगर गुड्स देने की या फिर डीलिंग कर ली है, तो वो मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट ऑफ लीन विल बी वैलिड। और वो जो उसका सेकंड कॉन्ट्रैक्ट है उसको डैमेजेस क्लेम भरना भी पड़े तो भरना पड़ेगा, पर हमारा जो मतलब कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेलर के पास राइट है राइट टू लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट करने का, ठीक है। आया समझ में? ये थोड़ा सा अगर केस स्टडी वगैरह में आ जाए तो काफ़ी मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है केस स्टडी के हिसाब से। ये छोटे छोटे पॉइंट्स के ऐसे ही पूछ सकता है, तो इनका ध्यान रख के चलना, ठीक है। फिर अब देख लो, एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये यहाँ पे हम रिवाइज करा रहे हैं पूरा लॉ का सिलेबस, ठीक है। एजे वर्चुअल सीए क्लासेस आप इसी चैनल पे हो, ठीक है। ये हमने क्या किया है, पूरा आप वीडियोस देख सकते हो, हर दिन में एक लेक्चर डाल रहा हूँ, ठीक है। प्लेलिस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे सीए फाउंडेशन लॉ रिवीजन, ओके। यहाँ पे मैंने लगभग अपना पार्टनरशिप कवर हो गया है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है सोगा। तो इसका जो है हमारा 3 वीडियो डल चुके हैं, 3 रिवीजन, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 हो जाए, यूनिट 4 खत्म हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या नेगोशिएबल कर लिया है, उसके अलावा हमने क्या कर लिया, एलएलपी। तो हमारा कंपनी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बचा है, ठीक है। 2 चैप्टर्स बचे, आराम से कवर हो जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, ठीक है, और फिर हम इस पर बने रहेंगे, ठीक है, ओके। देन आता है एक और चीज़, हमारा जो LDR क्वेश्चन है वो CS साहिल मेहता सर के चैनल पे मैंने डाल रखा है। CS साहिल मेहता आप सर्च कीजिए, उस पर आपको जो भी CA फाउंडेशन लॉ के LDR क्वेश्चंस हैं वहाँ पे डले हुए हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। वो क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, तो उनका बिल्कुल ध्यान रखिए। बाद में जब मेरे लेक्चर्स सारे हो जाएंगे तब मैं एक पूरी उसकी मैराथन बना के डाल दूंगा, किस पे, उसी CS साहिल मेहता सर के LDR वाले वीडियोज़ के साथ साथ प्लेलिस्ट में बना के पूरी मैराथन डाल देंगे LDR क्वेश्चंस की। उसके अलावा हमारी जो मैराथन है, रिवीजन मैराथन, वो भी मैं एक तो सेपरेट करूँगा 70 मार्क्स कवरेज की अदर देन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की अलग से डाल दूँगा, ठीक है। ये चैनल फॉलो कर लीजिए। इस पर क्या फाउंडेशन की टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप भी है, क्या टेस्ट और मेंटरशिप ये दोनों भी हैं, तो आप आपके जूनियर या किसी को आप सजेस्ट कर सकते हो कि ये एक बार देख लो, ठीक है। अभी हम आते हैं किस पे, ओके ओके, एक मिनट, शांति शांति, इसको जा जल्दी हमसे, ठीक है। एक्सेप्शंस व्हेन, अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शंस व्हेन अनपेड सेलर, क्या अनपेड सेलर्स राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज आर डिफीटेड। मतलब राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब कब एक्सरसाइज नहीं होगा उसके एक्सेप्शन बता रहा है, ठीक है। सेलर हैज़ असेंटेड टू द सेल, मॉर्गेज और अदर डिस्पोजिशन ऑफ गुड्स मेड बाय द बायर। मतलब क्या, सेलर ने, देखो क्या हुआ, सेलर ने बायर को गुड्स भेजे, ठीक है। अब बायर ने आगे गुड्स भेज दिए, ओके, सही जा रहा है अब तक। तो सेलर ने बायर को गुड्स भेजे, बायर ने आगे गुड्स भेज दिए। अब सेलर ने बोल दिया था बायर को कि हाँ भाई तो आगे गुड्स भेज सकता है, तो आगे गुड्स मतलब सेलिंग की एग्रीमेंट टू सेल कर सकता है कि जब तेरे पास गुड्स आएंगे तो आगे भेज देगा। तो इसमें अगर सेलर ने एग्री कर दिया तो राइट ऑफ लीन वगैरह एक्सरसाइज नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बायर ने पूछा था भाई आगे मैं एग्रीमेंट टू सेल कर लूँ क्या, तो सेलर ने तो बोला हाँ भाई कर ले, तो अब वो गुड्स को रोक नहीं सकता, पहला एक्सेप्शन, ठीक है। फिर document of title to goods has been transferred to the buyer and the buyer transfers the document to a person who has bought goods in good faith and for good price। मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो है मतलब ओनरशिप का जो प्रूफ है, हमने देखा था अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ट्रांसफर हो जाए मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए मतलब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए, उस केस में अगर डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को ट्रांसफर हो गया है तो बायर थर्ड पार्टी को गुड्स सेल कर सकता है एंड थर्ड पार्टी विल बी अ गुड फेथ वाली मतलब पार्टी, मतलब जैसे वो एक्चुअल बायर बन जाएगी। क्या, दो चीज़ें कंडीशन पूरी होनी चाहिए, पेमेंट वगैरह ड्यू पेमेंट करना चाहिए आपको और अब गुड फेथ में आपने लिया हो, ठीक है, वैल्यू फॉर प्राइस जो भी है ना। फिर इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज, इफेक्ट ऑफ स्टॉपेज क्या होगा, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नॉट रिसेंडेड
व्हेन द सेलर एक्सरसाइजेस हिज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब अगर आपने स्टॉपेज कर दिया तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, आप अभी भी अगर पेमेंट कर सकते हो, अभी भी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्टिव है, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट स्टिल रिमेन्स इन फोर्स, मतलब अभी भी एक्टिव है। एंड द बायर कैन आस्क फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ प्राइस, मतलब अगर प्राइस का पेमेंट कर देगा तो गुड्स की डिलीवरी मिल जाएगी, ठीक है भैया, ओके। फिर राइट ऑफ रीसेल, द अनपेड सेलर कैन एक्सरसाइज द राइट टू रीसेल अंडर द फॉलोइंग कंडीशन, अगर ये कंडीशंस फुलफिल हुई तो राइट आप रीसेल कर सकते हो, मतलब आप जो गुड्स आपने लीन करे हैं उस गुड्स को आप आगे रीसेल कर सकते हो किसी भी थर्ड पार्टी को, ठीक है। हम यहाँ पढ़ते हैं फर्स्ट, व्हेन गुड्स आर ऑफ पेरिशेबल नेचर, अगर पेरिशेबल नेचर की गुड्स है और गुड्स खराब हो रहे हैं उससे पहले सफ़ा खराब हो जाए, सेलर का नुकसान हो, इसकी बजाय वो आगे बेच सकता है, ठीक। फिर ही गिव्स नोटिस टू द बायर ऑफ हिज इंटेंशन टू रीसेल गुड्स, उसने बायर को नोटिस दिया, इंटेंशन बताया कि मैं गुड्स रीसेल करने वाला हूँ, और बायर को या तो पेमेंट ऑफ प्राइस करके गुड्स ले लेने चाहिए, पर बायर इग्नोर कर रहा है, बायर ने या तो रिस्पॉन्स नहीं दिया है, बायर ने एग्री कर दिया कि भाई आगे भेज दे, तो वो अलाउड है रीसेल करने के लिए, ठीक है। फिर क्या, सेलर इज ऑल्सो इंटाइटल टू, अब सेलर को क्या क्या फ़ायदा मिलेगा देखना, रिकवर द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड रीसेल प्राइस फ्रॉम द ओरिजिनल बायर एज डैमेजेस, मतलब मान लो मैंने आपसे एग्री किया था कि मैं 100 रुपीज़ kg के हिसाब से आपको लेट से चावल बेचूंगा, ठीक है, राइस 100 रुपीज़ kg के हिसाब से, आपने लिए नहीं, मेरी आपसे पहले से डील हो गई थी, अब अभी मार्केट में रेट कम है 80, तो मैंने राइट ऑफ रीसेल के हिसाब से 80 में गुड्स आगे सेल कर दिए, ठीक है। अब जो 20 का लॉस हुआ है बीच में, है ना, 20 का लॉस जो हुआ है वो कौन बियर करेगा हमारा, वो करेगा बायर, क्यों, क्योंकि बायर को हमने 100 में एग्री कर लिया था, तो डैमेजेस के नाम पे वो क्लेम कर सकता है। अब दूसरी चीज़, रिटेन द प्रॉफिट, अगर मान लो 100 की बात हुई थी लेकिन अभी मार्केट प्राइस है 140, तो जो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट है वो सेलर खुद रख लेगा, क्यों, क्योंकि बायर ने हमारे जो है मतलब एक तरीके से राइट ऑफ रीसेल का रिस्पॉन्स नहीं किया है, इस वजह से। फिर दूसरी चीज़, अगर क्या, गुड सोल्ड विदाउट नोटिस टू द बायर, मतलब अगर आपने नोटिस नहीं भेजा, जनरली राइट ऑफ रीसेल के केस में आपको नोटिस भेजना पड़ेगा, नोटिस भेज दिया तो आप डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हो, प्रॉफिट खुद भी रख सकते हो, बढ़िया। अगर नोटिस नहीं भेजा तो आप डैमेजेस भी क्लेम नहीं कर सकते और प्रॉफिट भी आपको जितना एक्स्ट्रा हुआ है वो बायर को रिपेयर मतलब रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। वेयर द अनपेड सेलर हु हैज एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन और स्टॉपेज इन ट्रांजिट रीसेल्स द गुड्स, मतलब अनपेड सेलर अगर करता है क्या, राइट ऑफ लीन वगैरह, द सब्सिक्वेंट बायर acquires the good title thereof as against the original buyer despite the fact that the notice of resale has not been given to the seller or original buyer। देखो अब ये बहुत शानदार बात, जनरली जो हैं वो बायर मतलब जनरली ये पॉइंट्स हम पढ़ रहे थे कब, जनरल मतलब रीसेल के, जनरल रीसेल, नॉट जस्ट राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट, ठीक है। उस केस में पेरिशेबल नेचर पढ़ लिया या फिर हमने नोटिस दे दिया था बायर को। अब यहाँ वाले केस में क्या होगा, अगर आपने राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट दोनों में से कुछ भी अगर एक्सरसाइज कर लिया है और आप आगे सेकेंड थर्ड पार्टी को मतलब आप मतलब रीसेल कर रहे हो गुड्स को, ठीक है, तो अगर आपने बायर को नोटिस नहीं भी दिया है तो भी आप गुड्स रीसेल कर सकते हो। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि भैया राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हमने अगर एक्सरसाइज किया है, मतलब आप पेमेंट नहीं कर पाते, इस वजह से हम आगे भेज सकते हैं, हमको परमिशन आ गई एक तरीके से, ठीक है। फिर रीसेल बाय द सेलर वेयर अ राइट ऑफ रीसेल इज एक्सप्रेसली रिजर्व्ड इन कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि सेलर के पास राइट टू रीसेल होगा तो वो इजीली रीसेल कर सकता है। क्या, सेलर इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू नोटिस ऑफ रीसेल, क्यों, क्योंकि वो अगर मतलब ये नोटिस क्यों नहीं देने की ज़रूरत है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ था। ही इज़ इंटाइटल टू रिकवर डैमेजेस इवन इफ नोटिस ऑफ रीसेल इज़ गिवन, क्यों, क्योंकि अगर नोटिस ऑफ रीसेल उसने सामने वाले को बायर को नहीं दिया है पर कॉन्ट्रैक्ट में तो लिखा था ना रीसेल कर सकता है, बात ही खत्म। नाइस, क्या बोल रहा है, राइट ऑफ रीसेल एक्सप्रेसली मेंशन, ठीक है। फिर आता है हमारा फिफ्थ पॉइंट, ये मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप थोड़ा सा अच्छे से कर लेना। देखो मैं हर चैप्टर में 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, तो क्या हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, तो थोड़ा सा अच्छे से उनको पढ़ के चलो, ठीक है। साथ में मैंने LDR क्वेश्चन कराए हैं, वो ज़रूर देख लेना, हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाए, और अगर क्वेश्चन आ जाए लेट से हमने मान लो 50 मतलब मान लो 100 क्वेश्चन लो के वहाँ से पढ़ लिए, और वो रिवीजन वीडियो में तो आपको सुनना ही है, आपको थोड़ा दिमाग मतलब लगा के बैठना है, बस इतना सा करना है, आपको खुद तो रीड करना नहीं है। आप अगर उतना भी कर लेते हो और पता चले कि आपको 40-50 मार्क्स का वहीं से बैठ के आ जाए तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू, ठीक है। तो वो चीज़ें, वो रिवीजन वीडियोस बिल्कुल मिस मत करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, ठीक है। वेयर द गुड्स हैज़ नॉट पास टू द बायर, मतलब अनपेड सेलर हैज़ इन एडिशन टू हिज रेमेडीज अ राइट ऑफ विद होल्डिंग डिलीवरी, मतलब सामने वाले को डिलीवर ना करे। दिस राइट इज सिमिलर टू लीन एंड इज कॉल्ड क्वेसी लीन।
दिस इज एडिशनल राइट यूज्ड इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, मतलब अगर आपने एग्रीमेंट टू सेल किया था, ठीक है, एग्रीमेंट टू सेल किया था कि भाई मैं तेरे को 3 महीने बाद सेल करूँगा, अब 3 महीने बाद या फिर आपकी टर्म्स अच्छी नहीं है, कुछ भी सिनेरियो, तो उस केस में अगर आपको मतलब बायर को ना देके किसी और को भी देना है, तो उस केस में आप दे सकते हो, अगर बायर आपको रीपेमेंट का प्रॉमिस नहीं कर रहा है या कुछ भी आपकी टर्म्स बिगड़ी है, उस केस में वैसे लीन बोला जाता है इसको, ठीक है, हो गया। फिर अपना आता है राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर। अब देखो राइट ऑफ अनपेड सेलर अभी क्या पड़ा था, अगेंस्ट द गुड्स, मतलब गुड्स के साथ क्या क्या खेल कर सकता है वो देख लिया। अब बायर के अगेंस्ट क्या केस कर सकता है या फिर क्या रेमेडीज है वो देखना है। ओके, सूट फॉर प्राइस, प्राइस के लिए वो केस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। गुड्स पास टू द बायर एंड बायर रॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू पे, मतलब गुड्स ट्रांसफर हो गए बायर को लेकिन बायर पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। फिर प्राइस इज पेबल ऑन अ सर्टेन डे इररिस्पेक्टिव ऑफ डिलीवर। अब देखो हमारी बात हो गई थी कि गुड्स में आपको 1 महीने बाद दूँ, 2 महीने बाद दूँ, 3 महीने बाद दूँ, वो फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको प्राइस 15 दिन के बाद देनी है, मतलब देनी है। और बायर बोल रहा है कि नहीं मेरे को तो डिलीवरी नहीं मिली, मैं प्राइस नहीं दूंगा। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेसली अगर लिखा है कि गुड्स की डिलीवरी मैटर नहीं करती, पेमेंट ऑफ प्राइस की डिलीवरी ये है, ठीक है, पेमेंट ऑफ प्राइस की डेट ये है, तो उस डेट पे आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज सामने वाला जो है वो प्राइस के लिए सू कर सकता है। ओके, सू फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, सेलर ने बायर तक गुड्स पहुंचाए, बायर डिलीवरी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, तो डैमेजेस दे, ठीक है। रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, व्हेन द बायर रेपुडिएट्स द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी सू डैमेजेस, मतलब क्या, हमारी बात हुई थी 2 महीने बाद गुड्स पहुंच जाएंगे, 1.5 मंथ्स में, 1.5 महीने में क्या बोल रहा है बायर, भाई मुझे तो गुड्स नहीं चाहिए, मार्केट में मेरे को डिमांड नहीं लग रही है, अब मैं क्या करूँ। तो भाई तेरे को डिमांड लगे ना लगे, एग्रीमेंट टू सेल तो किया था, तो हम डैमेजेस के लिए तो आपके पास क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। सू फॉर इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट के केस में क्या होगा कि मान लो आपने अगर सामने वाले को किसको, बायर को सू कर दिया ब्याज के लिए, इंटरेस्ट के लिए, तो इंटरेस्ट उसको पेमेंट करना पड़ेगा। लेट से मान लो 1 महीने बाद पेमेंट की ड्यू डेट थी, ठीक है, और उस बायर ने हमको पेमेंट नहीं किया, हमको 5 महीने बाद पेमेंट किया, तो हम 4 मंथ्स का इंटरेस्ट ले सकते हैं, ठीक है, सू फॉर इंटरेस्ट। ओके, फिर आता है हमारा रेमेडीज ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर। देखो अनपेड सेलर का चैप्टर का नाम था, यूनिट का नाम था, तो हमने अनपेड सेलर के नाम पे बहुत मजे लिए, उसके गुड्स के अगेंस्ट क्या राइट है, उसके बायर के अगेंस्ट क्या राइट है, वो सब पढ़ लिए। अब राइट ऑफ बायर अगेंस्ट द सेलर, ये वाला पार्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। सीधा यहाँ आते हैं, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, बात हुई थी 2 महीने बाद डिलीवरी करने की, लेकिन सेलर ने डिलीवरी नहीं की, तो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कौन, बायर फॉर नॉन डिलीवरी, ठीक है। सूट पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, अब ये सारी कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो ये रेमेडी अलाउ होगी। क्या रेमेडी है, कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स की बात हुई थी, अगर वो डिलीवर नहीं हुए, या फिर पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कुछ भी अगर मान लो टाइमली डिलीवरी नहीं हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो स्पेशल रिलीफ एक्ट के अकॉर्डिंग कोई कोर्ट जो है वो स्पेसिफिक कुछ कंडीशंस बोल सकता है सेलर को, जो भी कंप्लाई करनी होगी, ठीक है। फिर इट एम्पावर्स द कोर्ट टू ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर डैमेजेस वुड नॉट बी ऑफ एडिक्वेट रेमेडी, मतलब मान लो लेट से हम डैमेजेस मांग रहे हैं कि मेरे को 100 रुपये की चीज़ थी, 10 रुपये का डैमेजेस चाहिए, लेकिन डैमेजेस इनफ नहीं है, तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के हिसाब से कोर्ट कुछ भी आपको ऑर्डर दे सकता है, मान लो 50 रुपये दो, 50% उसको दो या कुछ भी, तो वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन देगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा, ठीक है। फिर इट विल बी ग्रांटेड एज रेमेडी इफ गुड्स आर ऑफ स्पेशल नेचर और आर यूनिक, मतलब ऐसी कोई भी रेमेडी, अगर कुछ भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की रेमेडी देनी है तो वो कौन कोर्ट वगैरह करेगा, वो डिसाइड करेगा, ठीक है। अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा जनरल टाइप का मतलब क्लॉज है, स्पेसिफिक क्लॉज नहीं है, ठीक है। ए अग्री टू सेल अ रेयर पेंटिंग ऑफ मुगल पीरियड टू बी, ए ने अग्री किया है कि बी को मैं एक कोई मुगल पेंटिंग दूंगा रेयर वाली एकदम, बट ऑन द ड्यू डेट ए रिफ्यूज टू सेल द सेम, ए ने रिफ्यूज़ कर दिया, तो भाई बी ने तो आगे बातचीत कर ली होगी ना कि मेरे पास डिलीवरी है, या फिर उसकी भाई एक सोसाइटी में रिस्पेक्ट होती है कि उसने 4 लोगों को बोल दिया होगा कि मुझे 1 महीने बाद मेरे पास मुगल पेंटिंग होगी, और ए ने तो मना कर दिया। अब क्या हुआ, बी में फाइल अ सूट अगेंस्ट ए फॉर ऑब्टेनिंग एन ऑर्डर फ्रॉम द कोर्ट टू कंपेल ए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वगैरह क्या कि कोर्ट से वो ऑर्डर करवा सकता है कि डैमेजेस वुड नॉट बी इनफ फॉर मी, इट इज़ अबाउट माई रिस्पेक्ट, इट इज़ अबाउट माई डिग्निटी, इट इज़ अबाउट माई स्टेटस इन द सोसाइटी, तो आप मुझे टाइमली पेमेंट करो, टाइमली पेमेंट नहीं चाहिए, मुझे पेमेंट भी नहीं चाहिए, ये बात हो गई रिस्पेक्ट की, तो मुझे टाइमली हमको मतलब पेंटिंग चाहिए, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेसेसरी एंड ए हैज़ टू परफॉर्म, ठीक है। डिलीवर द पेंटिंग टू बी एट एन अग्रीड प्राइस, मतलब ए को डिलीवर करना पड़ेगा पेंटिंग, ओके। फिर सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, कोई वारंटी अगर है और वो ब्रीच हुई है तो केस कर सकता है। देखो सेटअप अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन और एक्सटेंशन ऑफ द प्राइस, मतलब प्राइस में कम ज़्यादा वाला। फिर सू द
सू द सेलर फॉर डैमेजेस और ब्रीच ऑफ डैमेजेस वगैरह के लिए कर ही सकता है, ठीक है। फिर रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, मतलब डिलीवरी करने की बात हुई थी, इस टाइम तक कर देंगे, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट को अगर रेपुडिएट कर रहा है, कैंसिल कर रहा है, तो डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। फिर स्यू फॉर इंटरेस्ट, सेम केस, उसमें भी होता, बायर ने टाइमली पेमेंट नहीं किया तो होगा। इस केस में क्या होगा देख लेते हैं। नथिंग इन दिस एक्ट शेल अफेक्ट द राइट ऑफ सेलर ऑन द बायर टू रिकवर इंटरेस्ट और स्पेशल डैमेज, बेसिक बात है। इन एनी केस वेयर लो बाय इंटरेस्ट डैमेजेस में भी रिकवरेबल और टू रिकवर द मनी पेड वेयर कंसिडरेशन फॉर पेमेंट हैज बीन फेल्ड, मतलब अगर कंसिडरेशन अगर नहीं मिलता है तो सेलर केस कर सकता है, ये वाली डिस्कस कर रहा है। अब देखो, द कोर्ट में अवॉर्ड इंटरेस्ट एट सच रेट एज इट थिंग्स फिट ऑन द अमाउंट ऑफ प्राइस टू द बायर इफ इन अ सूट फुल्ड बाय हिम फॉर द रिफंड ऑफ द प्राइस। अब देखो एक चीज़ बहुत खूबसूरत, अगर मान लो डिलीवर, देखो ये चीज़ को बहुत अच्छे से समझना, अगर सेलर ने गुड्स डिलीवर कर दिया किसको, बायर को, ठीक है, और बायर ने पेमेंट में लेट कर दिया, तो केस कर सकता है इंटरेस्ट के लिए सेलर बायर पे, ओके, वन केस हो गया, बढ़िया। सेकंड केस, अगर बायर जो है उसने मान लो गुड्स ले लिए और पेमेंट दे दिया, सब बढ़िया, लेकिन अब क्या हुआ, गुड्स सही नहीं निकले, कंडीशन ब्रीच हो गई, रिफंड मांग रहा है, वो रिटर्न कर रहा है गुड्स, तो मान लो वो गुड्स रिटर्न कर रहा है 4 महीने बाद, तो 4 महीने बाद उसने तो पेमेंट आज किया था और 4 महीने बाद सेलर से रिटर्न आ रहा है, उस केस में 4 मंथ का जो भी इंटरेस्ट बनता है वो बायर कैन आस्क फ्रॉम सेलर, और या फिर अगर सेलर नहीं देता है तो बायर केस भी कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है सेलर के अगेंस्ट कि मुझे 4 मंथ्स का इंटरेस्ट चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे पे इंटरेस्ट के लिए सू कर सकते हैं। अब लास्ट हमारा पॉइंट आता है ऑक्शन सेल, ठीक है। ऑक्शन सेल, देखो ऑक्शन सेल क्या होता है, ऑक्शन सेल आपने आईपीएल तो मोस्टली, मतलब मेरे व्यूअर्स हैं तो जेनजे बच्चे आजकल तो आईपीएल सभी देखते हैं, ठीक है, तो आपने आईपीएल देखा होगा, तो आईपीएल का ऑक्शन होता है। आईपीएल के ऑक्शन में जनरली क्या होता है कि हैमर थ्रो करते हैं, हैमर मतलब ऐसे पुश करते हैं, ठीक है, तो वो अगर हैमर आपने मार दिया तो मतलब ये प्लेयर सोल्ड हो गया, या फिर ऐसा भी बोलते हैं ना, दिस प्लेयर गोइंग फॉर 2 करोड़ टू गुजरात टाइटन्स, ऐसा करके कुछ भी, मतलब वो ऐसे बोलते हैं स्पेसिफिक। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं, एन ऑक्शन सेल इज मोड ऑफ सेलिंग प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स। अब यहाँ पे मैं प्लेयर्स की बात कर रहा था, यहाँ प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। बाय इनवाइटिंग बिड्स पब्लिकली एंड प्रॉपर्टी सोल्ड टू हाईएस्ट बिडर, जो हाईएस्ट बोली लगाएगा उसको जो है प्रॉपर्टी मिल जाएगी, ठीक है। एन ऑक्शनर इज एन एजेंट गवर्न बाय लॉ ऑफ एजेंसी, व्हेन ही सेल्स ही इज़ द ओनली एजेंट ऑफ द सेलर, मतलब वो जो मेम खड़ी रहती है वो सिर्फ एजेंट है, किसकी, जो भी आईपीएल गवर्निंग अथॉरिटी है उनकी सिर्फ एजेंट है, वो सिर्फ सेल कर रही है, वो एक तरीके से एंकर का रोल प्ले कर रही है बस, ठीक है। ही मे हाउएवर सेल हिज ओन प्रॉपर्टी एज द प्रिंसिपल एंड नीड नॉट डिस्क्लोज द फैक्ट दैट ही इज नॉट सो सेलिंग, मतलब वो खुद की प्रॉपर्टी भी बेच सकते हैं, बस वो ये खुद को ना दिखाए कि मैं प्रिंसिपल हूँ, खुद बोली ना लगाए, ठीक है। अब आता है देखो, व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लॉट्स, अगर लॉट्स के केस में क्या होगा, व्हेन गुड्स आर पुट अप फॉर सेल इन लॉट्स ईच लॉट इज सेपरेट, मतलब मान लो अगर 10 गुड्स हम सेल कर रहे हैं तो एक 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 ऐसे 10 गुड्स अगर हम लॉट्स में सेल कर रहे हैं, तो एक लॉट का अगर मान लो किसने बोली लगा दी तो वो लॉट उसका हो गया, दूसरे लॉट की किसी और ने बोली लगा दी तो वो गुड्स इसका हो गया, मतलब सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है। फिर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा होगा, सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनर अनाउंसेस इट्स कंप्लीशन बाय फॉल ऑफ हैमर, मतलब मैं जो बोल रहा था कि हैमर थ्रो करेंगे, फॉल ऑफ हैमर मतलब हैमर जैसे ही गिरा कि ये प्लेयर इसको जा चुका है, ये प्रॉपर्टी इसको जा चुकी है, ठीक है। और इन एनी अदर कस्टमर मैनर, मतलब जो मैंने बताया जैसे कि कार्तिक शर्मा गोइंग टू CSK फॉर 14 करोड़, वैसा वाला, ठीक है। अनटिल सच अनाउंसमेंट इज मेड एनी बीडर में रिट्रैक्ट फ्रॉम हिज बिड, मतलब अगर ऐसा अनाउंसमेंट हो तब तक कोई बीडर आ सकता है और कोई बीडर निकल भी सकता है, ठीक है। फिर आता है राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड। अब देखो, राइट टू बिड में बी रिजर्व्ड एक्सप्रेसली बाय और ऑन बिहाफ ऑफ, हाँ देखो, अगर सेलर जो है, सेलर राइट टू बिड रिजर्व कर सकता है, सेलर डिसाइड करेगा कि कितने लोग जो हैं वो यहाँ पे बिड कर सकते हैं। अब मान लो आईपीएल है, ठीक है, आईपीएल में 10 टीम्स है, अब 10 टीम्स अगर बिड कर रही है, CSK बिड कर रही है, इधर से MI बिड कर रही है, इधर से RCB बिड कर रही है, तो ये टीम्स अगर बिड कर रही है सब सही चल रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि 10 टीम्स ही, मतलब सेलर जो आईपीएल गवर्निंग अथॉरिटी है उन्होंने राइट दिया है किसको, सिर्फ इन 10 टीम्स को। पीछे से आके मतलब कोई भी मान लो अंबानी जैसे आके बोल दें, या फिर और कोई अडानी आके बोल दे कि MS धोनी 50 करोड़ या रोहित शर्मा 50 करोड़, तो वो नहीं कर सकते। उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आपको पावर सिर्फ 10 को आपने दी है, सेलर ने सिर्फ 10 को राइट दिया है बिड करने के लिए, 10 टीम्स को, सेपरेटली कोई 11th इंसान आके नहीं बिड कर सकता है, ठीक है। फिर क्या, सेलर विल डिसाइड हु विल बिड, ओके। वेदर द सेल इज नॉट नोटिफाइड बाय द बायर, वेयर द सेल इज नॉट नोटिफाइड टू द सब्जेक्ट ऑफ टू अ राइट टू बिड ऑन बिहाफ ऑफ सेलर, इट शेल नॉट बी लॉफुल फॉर द सेलर टू बिड हिमसेल्फ, मतलब क्या,
देखो सेलर खुद बिड नहीं कर सकता, ना किसी बंदे को रख सकता है कि तू मेरे बिहाफ पे बिड कर, अदरवाइज क्या होगा, प्राइस बढ़ती जाएगी और दूसरे जो टीम्स हैं उनको महंगा पड़ जाएगा। यहाँ पे दिल्ली के जो ओनर है तो वो क्या करते हैं, वो दूसरों की प्राइस बढ़ाते हैं, लेकिन वो एक बिडर है, तो बिडर दूसरों की प्राइसेस बढ़ा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेलर या सेलर का ओन बंदा, कोई भी आईपीएल गवर्निंग अथॉरिटी का कोई बंदा प्राइसेस नहीं बढ़वा सकता है, ठीक है। रिजर्व्ड प्राइस किसी भी प्लेयर की, जैसे हम बेस प्राइस देखते हैं इंडियन प्लेयर्स की जनरली 20 लाख होती है, जो फॉरेन प्लेयर्स होती है उनकी 2 करोड़ 1.5 करोड़ इस टाइप से बेस प्राइस होती है। मतलब मिनिमम आपको इतने तो देने ही होंगे, इतने नहीं दिए तो आप अनसोल्ड हो जाओगे, मतलब आपका सेल नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन आपका रिजर्व प्राइस की इतना तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इससे बोली स्टार्ट होगी, इससे अपना ऑक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, बिड स्टार्ट होगी। फिर प्रिटेंडेड बिडिंग, मतलब वही कि अगर आपने सेलर या किसी के उसके बंदे ने मतलब क्या किया, उसके एम्प्लॉय ने, उसके एजेंट ने अगर बिडिंग, मतलब प्रिटेंडेड बिडिंग, मतलब बिडिंग कर करके प्राइस अगर बढ़ाते जा रहा है तो वो नहीं कर सकता। वो क्यों नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मतलब एक तरीके से अनफेयर हो जाएगा ना। आप खुद देखो 10 टीमें खूब लड़ो मरो कुछ करना जो करो, लेकिन मतलब अगर सेलर का ही बंदा उनको पता है तो प्राइस बढ़ाई जा रहा है। हम पढ़ते हैं एक वर्ड जनरली मैं बोलता हूँ कि स्टील डील, ठीक है। अब स्टील डील क्या होता है कि कोई प्लेयर आपने कम में ले लिया। कम में क्यों ले लिया, ऑक्शन डायनेमिक्स होते हैं कि कभी मान लो कोई चीज़ इसने ज़्यादा वहाँ खर्च कर दिया, उसने वहाँ खर्च कर दिया, तो कोई प्लेयर कम में भी मिल सकता है। तो कम में अगर मिला, आईपीएल गवर्निंग अथॉरिटी को तो पता है ये प्लेयर जो आराम से 10 करोड़ का जा सकता है, लेकिन किसी कंपनी को, किसी मतलब टीम को 5 करोड़ में भी मिल रहा है, तो आईपीएल गवर्निंग अथॉरिटी फालतू बिड को आगे नहीं बढ़ा सकता। 5 करोड़ में ही सामने वाले को जाएगा, क्योंकि राइट टू बिड ओनली 10 टीम्स के पास है, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब देखो लास्ट पॉइंट से पहले मैं 1-2 चीज़ें बता रहा हूँ बस, कि ये हमारा चैनल है एजे वर्चुअल्स। तो इस पे पहली बात, आप सारे रिवीजन वीडियोस मिल जाएंगे, ठीक है, सीए फाउंडेशन लो के। उसके अलावा क्या मिल जाएंगे, मैराथन अभी मैं मर्ज करके डाल दूंगा, तो मैराथन भी आपको मिल जाएगी, एग्ज़ाम से पहले आप वो लगा सकते हो। फिर CSIL मेहता वाला चैनल है, यहाँ पे मेंटरशिप वगैरह मिलती है, ठीक है, टेस्ट सीरीज़ वगैरह मिलती है, अगर आपको चाहिए, आपके किसी फ्रेंड को चाहिए फ्यूचर में, है ना। अगर कोई जनवरी 26 वाला बच्चा देख रहा है, सितंबर 26 वाला बच्चा देख रहा है, उनके लिए, मई वालों के तो एग्ज़ाम है, तो अभी टेस्ट सीरीज़ वाला आपको कोई मतलब नहीं है। लेकिन LDR क्वेश्चंस जो हैं उनका रिवीजन मैंने करा दिया है, ठीक है, वो आप बिल्कुल देख लेना। वहाँ पे LLP अपना कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप कंप्लीट हो गया, नेगोशिएबल भी आजकल में आ जाएगा, ठीक है। फिर कंपनीज एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये सब भी मैं डाल दूंगा, सोका भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, ये दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक शेयर करो, कमेंट करो कुछ भी अगर डाउट है, या फिर मेरे नंबर पे आप कॉल या मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप वगैरह कि ये डाउट है सर, इसमें आप थोड़ी हेल्प कर दीजिए, ठीक है। अब इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज्ड या डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। देखो सिंपल सादी बात है कि अगर कोई ड्यूटीज़, कोई एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी या फिर GST कुछ भी अगर ऐड होता है या कम होता है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बायर की होगी। मान लो गुड्स अग्री हो गया है, हमने 1 महीने बाद गुड्स बेचेंगे, लेकिन 10 दिन बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट ने रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जैसे मान लो GST की रेट 5 से 12 कर दी, 12 से 18 कर दी, या फिर मान लो कस्टम ड्यूटी किसी पे लगा दी, किसी पे हटा दी, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बायर की। अगर फ़ायदा हुआ तो बायर को फ़ायदा होगा, सेलर अगर मतलब क्या हुआ, नुकसान हुआ तो सेलर को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बायर को नुकसान होगा। फ़ायदा हुआ तो बायर को फ़ायदा होगा, अगर नुकसान हुआ तो बायर को नुकसान होगा। क्यों, क्योंकि सिंपल सी बात है। लेट्स से एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान लो पहले रेट थी 5%, अब रेट हो गई 12%, तो बायर ने जो गुड्स लिए हैं वो भी तो कहीं ना कहीं अगर आगे सोल्ड करेगा, गुड्स रीसेल करेगा, ठीक है, तो रीसेल करेगा तब भी तो रेट 12% ही लगनी है। तो टेक्निकली तो बायर को भी फ़ायदा या नुकसान हुआ ही नहीं, वो आगे ट्रांसफ़र कर देगा। और अगर वो एंड यूज़र था, अगर वो लास्ट मतलब जैसे वही कंज्यूम कर रहा है गुड्स को, उस केस में भले फ़ायदा या नुकसान हो सकता है। अगर बायर मीडिएटर है, आगे से रीसेल करने के इंटेंशन से अगर ले रहा है, उस केस में बायर को फ़ायदा या नुकसान कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया, देखो समरी आ गई, ये हमारा हो गया यूनिट नंबर 4 सोगा का, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कंपनीज एक्ट और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है। तो बने रहिए, अगर आपको कुछ भी डाउट है, पहले कंपनीज एक्ट लाना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लाना है, जो भी अगर आपका ओपिनियन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। फिर हम मिलते हैं कल ही सेम रिवीजन वीडियो के साथ, ठीक है। लगे रहिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स।